है एवरीवन, वेलकम बैक। और आज हम करने वाले हैं उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए क्वेश्चन प्रैक्टिस का अगला वीडियो। आज हम पढ़ने वाले हैं इसमें केमिकल बॉन्डिंग। तो हमारा जो एक क्वेश्चंस रहेंगे आज के वो रहेंगे केमिकल बॉन्डिंग से। केमिकल बॉन्डिंग यानी इसको हम बोलते हैं रासायनिक बंध। रासायनिक बंध। तो इसके कुछ क्वेश्चन करेंगे जो कि हमारे लेक्चरर के एग्ज़ाम में या फिर एलटी और नीट के एग्ज़ाम्स में आए हुए हैं। तो क्वेश्चन प्रैक्टिस से आपको बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे दिखेंगे, कई बार सेम रिपीट भी हो रखे हैं। तो देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन है, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल्स हैज इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। तो इनमें से कुछ हमें एग्जाम्पल्स दे रखे हैं और उनमें से हमें पूछ रहा है कि इसमें से किस में इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज पाया जाता है। तो इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज जो होता है उसको हम आयनिक बॉन्ड भी कहते हैं, आयनिक बॉन्ड। तो आयनिक बॉन्ड अगर हम देखें तो इसमें से NaCl जो होता है सोडियम क्लोराइड, उसमें क्या होता है आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। बाकी CH4 है मीथेन, इसमें कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। C12H22O11 ये हमारा सुक्रोज है। सुक्रोज जो है इसका इसमें भी क्या पाया जाता है, कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। अमोनिया, इसमें भी कोवलेंट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, तो केवल हमारा NaCl है जिसमें क्या होता है इलेक्ट्रोवैलेंट बॉन्ड या आयनिक बॉन्ड पाया जाता है। और ये आयनिक बॉन्ड कैसे बनता है, जो हमारा सोडियम होता है इसका एटॉमिक नंबर 11 होता है और इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो 1s2, या फिर अगर इसको ऐसे ना लिख के आप ऐसे लिखें 2, 8 और 1। और अगर आप Cl देखेंगे तो Cl का 17 होता है एटॉमिक नंबर, तो इसको लिखेंगे तो 287 ऐसे लिख सकते हैं। तो एलिमेंट चाहता है कि उसका क्या हो जाए, लास्ट सेल में ऑक्टेट कंप्लीट हो जाए। तो इसके लिए क्या करेगा, Na क्या करेगा, अपना एक इलेक्ट्रॉन इस Cl को डोनेट कर देगा। तो ये बन जाएगा Na+, और इसके वैलेंस सेल में इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 2 और 8, और Cl के भी वैलेंस सेल में एक इलेक्ट्रॉन आ जाएगा तो 288। तो ये Cl- हो गया, Na+। इन दोनों के बीच में जो अट्रैक्शन पाया जाता है उसी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज। ठीक है, तो NaCl में हमारा इलेक्ट्रोवैलेंट लिंकेज पाया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड कंटेन्स कोऑर्डिनेट लिंकेज। तो इनमें से कौन सा कंपाउंड है जिसमें कोऑर्डिनेट लिंकेज पाया जाता है। कोऑर्डिनेट लिंकेज को हम कोऑर्डिनेट बॉन्ड या डेटिव बॉन्ड भी कहते हैं, कोऑर्डिनेट बॉन्ड कहते हैं। ठीक है, उपसहसंयोजी बंध, उपसहसंयोजी बंध, सहसंयोजी बंध, या फिर इसको बोलते हैं डेटिव बॉन्ड भी इसको बोला जाता है। आपसे ये भी पूछा जा सकता है कि किसमें डेटिव बॉन्ड प्रेजेंट है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे तो इनका स्ट्रक्चर्स आपको अगर पता होंगे तो इससे आपको पता चल जाएगा कि इसमें किसमें जो है कोऑर्डिनेट लिंकेज किस में पाया जाएगा। तो अगर आप SO3 का स्ट्रक्चर देखेंगे तो SO3 का स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, S डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और O। ठीक है, ओजोन का स्ट्रक्चर आप देखेंगे तो O डबल बॉन्ड O और एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड O ऐसे पाया जाता है। H2SO4 का अगर स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो S डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं सॉरी इसका OH और OH। और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, डबल बॉन्ड की जगह आप कोऑर्डिनेट बॉन्ड भी बना सकते हैं, S कोऑर्डिनेट बॉन्ड O और OH और OH। ठीक है, तो यहाँ पर आप देखेंगे ये हमारा यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड था। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि सब जगह पे आपको दिख रहा है कि SO3 में भी आपको कोऑर्डिनेट बॉन्ड दिख रहे हैं, ओजोन में भी दिख रहे हैं और H2SO4 में भी दिख रहे हैं। तो ऑल ऑफ दीज सभी में क्या होते हैं कोऑर्डिनेट लिंकेज या कोडेटिव बॉन्ड इसमें पाए जाते हैं सभी में। अगला क्वेश्चन है, ट्रांजिशन मेटल इन देयर कंपाउंड्स शो। ट्रांजिशन मेटल अपने कंपाउंड्स में कौन से बॉन्ड शो करते हैं, केवल आयनिक शो करते हैं, कोवलेंट शो करते हैं, मेटेलिक या फिर आयनिक एंड कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स। ठीक है, तो ट्रांजिशन मेटल जो कंपाउंड बनाते हैं उनमें जनरली जो कंपाउंड होते हैं वो होते हैं हमारे कौन से, यहाँ जो ट्रांजिशन मेटल कंपाउंड्स बनाते हैं वो बनाते हैं कौन से, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स या कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बोलते हैं, या इनको बोलते हैं उपसहसंयोजी यौगिक। तो इसमें आप देखेंगे कि जो हमारे ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं वो दोनों टाइप के बॉन्ड इनके अंदर पाए जाते हैं, आयनिक भी पाए जाते हैं और कोऑर्डिनेट भी पाए जाते हैं। पहली बार ट्रांजिशन मेटल एलिमेंट जो होते हैं वो कौन से होते हैं, हमारे D ब्लॉक एलिमेंट्स जो होते हैं वो क्या होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स कहलाते हैं।
और ये ट्रांजिशन इनकी प्रॉपर्टीज जो होती हैं ट्रांजिशन बिटवीन होती हैं या इंटरमीडिएट होती हैं किस किस के, एस एंड पी ब्लॉक के, यानी बीच की प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं, ठीक है, किस किस के बीच की, एस एंड पी ब्लॉक के, एस एंड पी ब्लॉक के। तो जनरली हम देखते हैं कि एस ब्लॉक के एलिमेंट आयनिक बॉन्ड बनाते हैं जनरली, और पी ब्लॉक वाले एलिमेंट जो होते हैं वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो जो ट्रांजिशन मेटल्स होंगे वो आयनिक और कोवलेंट दोनों टाइप के बॉन्ड, कोऑर्डिनेट दोनों टाइप के बॉन्ड ये बनाते हैं, आयनिक भी बनाते हैं और कोऑर्डिनेट भी बनाते हैं। तो अगर आप कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स को देखेंगे, अगर लो ऑक्सीडेशन स्टेट होगी तो जब भी इन पर क्या पाया जाता है, लो ऑक्सीडेशन स्टेट पाई जाती है तो ये आयनिक कंपाउंड बनाते हैं, आयनिक कंपाउंड्स बनाते हैं। और जब ये मेटल्स हाई ऑक्सीडेशन स्टेट में होते हैं तो फिर ये क्या बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड बनाते हैं, कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स बनाते हैं, ठीक है। तो दोनों टाइप के बॉन्ड्स इनके अंदर पाए जाते हैं ट्रांजिशन मेटल्स में, ठीक है। अगला क्वेश्चन है द नंबर ऑफ 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड्स इन B2S6, ठीक है। तो ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा सकता है, इसको डाइबोरेन बोलते हैं, डाइबोरेन B2S6। तो डाइबोरेन जो होता है वो मोनोमेरिक फॉर्म में पहले पाया जाता है, यानी BH3 के फॉर्म में पाया जाता है, लेकिन इस फॉर्म में ये अनस्टेबल होता है, इनमें इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट रहता है, इलेक्ट्रॉनों की डेफिशिएंसी रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि अगर BH3 का आप स्ट्रक्चर बनाएंगे तो बोरॉन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, इसके सेंट्रल एटम बोरॉन पे देखोगे तो केवल 6 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहते हैं, यानी इस पर 2 इलेक्ट्रॉनों की कमी है ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए, तो इसलिए ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। तो ये क्या होता है, ये डाइमराइज हो जाता है, और डाइमराइज होकर के ये BH3 की 2 यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, B2S6 के फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। अब ये जो 2 यूनिट्स होती हैं वो आपस में जुड़े रहती हैं, BH3 के वो इस फॉर्म में जुड़े रहती हैं, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। एक BH3 का मॉलिक्यूल ये हो गया, और एक दूसरा मॉलिक्यूल रहता है वो ऐसे रहता है, बोरॉन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, ये जो बॉन्ड होता है ये हाइड्रोजन इसके साथ भी जुड़ जाता है, और ये वाला हाइड्रोजन इसके साथ भी ऐसे जुड़ जाता है। तो ये हमारा टोटल B2S6 का स्ट्रक्चर बनता है। और ये जो बीच वाला जो बॉन्ड होता है ये वाला, इसमें जो है 2 ही इलेक्ट्रॉन रहते हैं, किस किस के, एक बोरॉन का और एक हाइड्रोजन का, तो इसको बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन, और 3 यहाँ पर सेंटर है, बोरॉन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन, तो 3 इलेक्ट्रॉन 2 सेंटर बॉन्डिंग ये होती है। ऊपर भी ऐसे ही रहता है और सेम नीचे भी ऐसा ही रहता है, और इसको एक और नाम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, बनाना बॉन्ड। किनारे वाले नॉर्मल बॉन्ड होते हैं, बोरॉन और हाइड्रोजन के 2 एटम है और 2 ही इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन और बोरॉन के यहाँ पर है, तो इसको बोलते हैं 2 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड। तो हमें बताना है 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड, तो यहाँ पर 2 हमें 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड दिख रहे हैं। तो यहाँ पर आपका स्ट्रक्चर नीचे भी बना रखा है, नीचे आप देख सकते हैं। यहाँ पर जब हम बीच का स्ट्रक्चर बना रहे हैं बॉन्डिंग, तो यहाँ पर एक हाइड्रोजन पे एटम है, एक बोरॉन पे एटम है, ये खाली तीसरा यहाँ पर कुछ भी नहीं है इस बोरॉन के पास, तो यहाँ पर लेकिन टोटल ये पूरा बॉन्ड बन रखा है। इसी को बोलते हैं 2 इलेक्ट्रॉन और 3 सेंटर बॉन्डिंग। ऊपर ये वाला इलेक्ट्रॉन है और ये वाला हाइड्रोजन है, और इस वाले बोरॉन के पास अब कुछ भी इलेक्ट्रॉन नहीं बचा है, तो यहाँ पर ये भी 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग यहाँ पर भी है। तो यहाँ पर 2 हमारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्डिंग 2 दिख रहे हैं, ठीक है, 2 हमारे 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड है। आगे देखते हैं फेजॉन्स रूल को। फेजॉन्स रूल क्या कहता है, फेजॉन्स रूल ये कहता है कि क्या चीज़ दिखाने के लिए जनरली यूज होता है, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड, कोवलेंट कैरेक्टर इन आयनिक कंपाउंड्स। आयनिक कंपाउंड्स के अंदर कितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होता है उसको समझाने के लिए फेजॉन्स रूल यूज होता है। वो क्या बोलता है कि जितना ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर कितना ज़्यादा होगा, जितना ज़्यादा क्या होगा, चार्ज होगा आयंस पे, चार्ज ऑफ आयंस, यानी जो हमारे कैटायंस और एनायंस हैं उन पर ज़्यादा चार्ज होना चाहिए। कैटायन पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए और एनायन पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए। और दूसरी चीज़ ये कहता है स्मॉलर द कैटायन और लार्जर द एनायन, लार्जर द एनायन, ठीक है। तो पहली चीज़ तो चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, चाहे कैटायन हो चाहे एनायन हो, और कैटायन का साइज छोटा होना चाहिए, एनायन का बड़ा होना चाहिए, उतना ही ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा उस आयनिक कंपाउंड के अंदर।
तो अगर हम यहाँ पर देखें ऑप्शंस कह रहा है कि अकॉर्डिंग टू फेजान्स रूल विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स विल फेवर द कोवलेंसी, किस पेयर में कोवलेंट कैरेक्टर या कोवलेंसी ज़्यादा होगी। पहला ऑप्शन है स्मॉल पॉजिटिव चार्ज एंड स्मॉल चार्ज ऑन बोथ आयंस। स्मॉल पॉजिटिव चार्ज गलत है, पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होना चाहिए, चाहे कैटायन को हो एनायन को हो ज़्यादा होना चाहिए। और स्मॉल चार्ज ऑन बोथ आयंस ये भी गलत है। दूसरा ऑप्शन है लार्ज पॉजिटिव आयंस, ये सही है बिल्कुल। और लार्ज चार्ज ऑन, नहीं, लार्ज पॉजिटिव आयन नहीं होना चाहिए। जो हमारा पॉजिटिव आयन वो क्या होना चाहिए, छोटा। कैटायन कैसा होना चाहिए, छोटा, और एनायन बड़ा होना चाहिए, दूसरा भी गलत है। स्मॉल पॉजिटिव आयन ये सही है, पॉजिटिव आयन स्मॉल होना चाहिए। और लार्ज चार्ज ऑन बोथ आयंस, चार्ज दोनों पर क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए, चार्ज हाई होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आउट ऑफ द फॉलोइंग विच इज मोस्ट कोवलेंट हैलाइड, इनमें से कौन सा सबसे ज़्यादा कोवलेंट हैलाइड है। तो इसके लिए आपको देखिए, अभी हमने बात करी थी फेजान्स रूल की। फेजान्स रूल में हमने बोला था कि कोवलेंट कैरेक्टर कब ज़्यादा होता है, जब चार्ज हाई हो, चाहे कैटायन हो एनायन हो दोनों पे ही। और दूसरा कैटायन स्मॉलर एनायन लार्जर, ठीक है। तो अगर हम यहाँ देखें किस में सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर होगा, कौन से हैलाइड में, तो यहाँ पर अगर हम देखें कैटायन सभी में एल्यूमिनियम 3+ है, एल्यूमिनियम +3 सभी में है, इसमें भी है, इसमें भी है, सभी में कैटायन तो सेम ही है। लेकिन अगर हम एनायन की बात करें तो एनायन का साइज़ सबसे बड़ा है आयोडीन नेगेटिव का, आई नेगेटिव का साइज़ सबसे बड़ा होगा और एफ नेगेटिव का सबसे छोटा होगा, क्योंकि फ्लोरीन सबसे टॉप में रहेगा अपने ग्रुप में। तो अगर हम एनायन का साइज देखें तो सबसे बड़ा एनायन जिसका होगा उसमें जो है, क्योंकि चार्ज सभी में -1 ही है तो चार्ज के बेस पर हम कर नहीं सकते, तो साइज देखेंगे तो साइज सबसे बड़ा Al(I3) में आयोडीन नेगेटिव का होगा। तो सबसे ज़्यादा कोवलेंट कैरेक्टर भी एल्यूमिनियम ट्राईआयोडाइड में होगा, उससे कम होगा AlBr3 में, उससे कम होगा AlCl3 और सबसे कम होगा AlF3 में सबसे कम कोवलेंट कैरेक्टर होगा। तो कोवलेंट कैरेक्टर देखने के लिए हमने यहाँ पर, क्योंकि कैटायन और एनायन में सभी में चार्ज समान था, इस वजह से हमने साइज़ देखा, तो साइज़ आयोडीन का सबसे बड़ा इन सभी में, एनायन का, तो इस वजह से सबसे ज़्यादा जो कोवलेंट कैरेक्टर होगा वो Al(I3) में होगा, यानी इसका ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग खुद ट्राई कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ इंक्रीजिंग कोवलेंट कैरेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो इन सभी में हमें क्या करना है, कोवलेंट कैरेक्टर देखना है कि किस में सबसे ज़्यादा होगा। वही सेम हमारा कोवलेंट कैरेक्टर के लिए हम फेजान्स रूल का इस्तेमाल करते हैं, फेजान्स रूल के लिए, ठीक है। फेजान्स रूल अभी हमने बात करी थी, तो यहाँ पर हमारा क्या है, स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है, चार्ज हाई होना चाहिए दोनों पे ही। तो अगर हम यहाँ पर देखें तो हमारे पास 3 चीज़ें हैं, एक LiCl है, एक NaCl है और तीसरा BeCl2 है। तो अगर हम यहाँ पर देखें एनायन सभी में सेम है क्लोरीन, तो हम यहाँ पर कैटायन को देखेंगे बेरिलियम, सोडियम और लिथियम। तो इसमें से अब हम देखें तो अगर हमारा साइज़ की बात करें तो कैटायन का साइज़ छोटा होना चाहिए, जिसमें कैटायन का साइज़ सबसे छोटा होगा उसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। तो अगर यहाँ पर अब हम देखें तो अगर फर्स्ट ग्रुप को देखें, हाइड्रोजन के बाद लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, ये सब आते हैं, ठीक है। और उसके बगल में सेकंड ग्रुप में आता है बेरिलियम, मैग्नीशियम, ये सब। तो अगर हम देखें तो यहाँ पर सबसे छोटा साइज बेरिलियम का होगा, क्योंकि फर्स्ट ग्रुप के कंपेयर में सेकंड ग्रुप के एलिमेंट का सेम पीरियड में होंगे तो साइज़ छोटा होता है। तो अगर यहाँ पर देखें तो बेरिलियम का साइज़ सबसे छोटा, ठीक है, और उस पर 2+ चार्ज भी है, तो इसका मतलब यहाँ पर चार्ज भी ज़्यादा है, साइज़ भी छोटा है, तो इसमें कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा बेरिलियम पर, BeCl2 पे कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होगा। उससे कम अगर हम देखें तो हमारे पास दूसरा Na+ और Li+ है, तो इसमें हम देखेंगे तो Na+ का साइज़ सबसे बड़ा होगा, तो NaCl जो होगा वो उस पर कोवलेंट कैरेक्टर सबसे कम होगा और LiCl पर उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगा। तो ये हमारा ऑर्डर आ जाएगा, क्योंकि अगर BeCl2 की बात करें तो बेरिलियम पर 2+ चार्ज है तो इसका कोवलेंट कैरेक्टर सबसे ज़्यादा होना चाहिए। लेकिन Na+ और Li+ पे बात करें तो दोनों में +1 चार्ज है, लेकिन साइज़ Li+ का छोटा है, इस वजह से हमारा इसका कोवलेंट कैरेक्टर NaCl से ज़्यादा होगा, क्योंकि लिथियम ऊपर आ रहा है और सोडियम नीचे है, तो सोडियम का साइज़ इससे बड़ा होगा। तो ये हमारा ऑप्शन
सी बिल्कुल सही हो जाएगा। NaCl से ज़्यादा कोवैलेंट कैरेक्टर LiCl का, उससे ज़्यादा BeCl2, तो सी ऑप्शन सही है। तो ये हमारे सारे फेजान्स रूल के क्वेश्चन थे, एक जैसे ही बिल्कुल हैं। तो अगला क्वेश्चन बिल्कुल वैसा ही है, अभी हमने करा था। अकॉर्डिंग टू लॉन्ग वेट डाइबोरेन हैच, तो डाइबोरेन के पास हमने अभी बात करी थी, बीच में जो कौन सा बॉन्ड पाया जाता है जिसको हम बोलते हैं बनाना बॉन्ड, यानी केले के आकार का बॉन्ड पाया जाता है। तो अकॉर्डिंग टू लॉन्ग वेट डाइबोरेन हैच बनाना बॉन्ड, इसका इस टाइप का स्ट्रक्चर रहता है। ये वाले हमारे क्या थे, ये वाला और ये वाला, ये बनाना बॉन्ड है और इनको हम 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड भी बोलते हैं। ठीक है, तो आगे ऐसा ही क्वेश्चन एक और आ रखा है, द 3 सेंटर्ड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन, 3 सेंटर्ड बॉन्ड किस में पाया जाता है, डाइबोरेन में पाया जाता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, द नंबर ऑफ लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ जीनोन एटम इन XeOF2 कंपाउंड, ये हमारा VSEPR थ्योरी का क्वेश्चन है। तो XeOF2 का अगर आप देखेंगे स्ट्रक्चर बनाएंगे तो पहले हमें इसका हाइब्रिडाइजेशन निकालना पड़ेगा और उसके बाद ही हम इसमें लोन पेयर भी देख पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर देखिए, हमारा सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन निकालने के बहुत सारे तरीके, एक शॉर्टकट तरीका आपको बताता हूँ। सबसे पहले आप जीनोन को लिखिए, सेंट्रल एटम यहाँ पर जीनोन होगा, उस पर कितने वैलेंस इलेक्ट्रॉन होते हैं, जीनोन में 18th ग्रुप का है तो इसमें 8 इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस सेल में। तो हम 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये हमने 8 वैलेंस इलेक्ट्रॉन बना दिए। अब आपको पता है इसमें 2 टाइप के एटम जुड़े हैं, एक ऑक्सीजन है और 2 फ्लोरीन है। तो ऑक्सीजन को अगर आप जोड़ेंगे तो ऑक्सीजन डबल बॉन्ड के थ्रू जुड़ता है, तो डबल बॉन्ड O, 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ यूज हो गए और 2 यहाँ पर फ्लोरीन क्योंकि सिंगल बॉन्ड बनाता है तो 2 बॉन्ड ये वाले बन गए। अब आपको दिखेगा कि एक लोन पेयर ये बचा, एक लोन पेयर ये वाला बचा। तो आप यहाँ पर से देख सकते हैं कि यहाँ पर आपको दिख रहे हैं 3, आपको क्या दिख रहे हैं, सिग्मा बॉन्ड पेयर। कौन कौन से, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, 3 आपको सिग्मा बॉन्ड पेयर दिख रहे हैं। ठीक है, और आपको 2 क्या दिख रहे हैं यहाँ पर, लोन पेयर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो 2 लोन पेयर हैं, तो इसका मतलब ये और ये ऑप्शन गलत हो गए। तो 2 लोन पेयर, एक इसमें लिख रखा है एक इसमें लिख रखा है। अब इसका हाइब्रिडाइजेशन अगर आप निकालेंगे तो 2 लोन पेयर और 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर, इन दोनों को जोड़ दोगे आप तो 5 आ जाएगा। 5 अगर आता तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3d। ठीक है, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन आ जाएगा, sp3d, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, sp3d हाइब्रिडाइजेशन और 2 लोन पेयर। अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहेंगे तो आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो जीनोन बीच में हो जाएगा। और अगर आप यहाँ पर देखेंगे sp3d हाइब्रिडाइजेशन होता है तो ट्राइगोनल बाईपिरामिडल आपकी ज्योमेट्री आती है। तो अगर आप यहाँ पर देखेंगे तो 1 2 3, एक ऊपर और एक नीचे, इसको TBP ज्योमेट्री कहते हैं। लेकिन अब आप देखें तो 3 लोन पेयर भी हैं, तो 2 लोन पेयर को हम प्लेन में रखेंगे ताकि इस पर रिपल्सन कम हो, क्योंकि वहाँ पर 120 डिग्री का एंगल होता है। तो एक लोन पेयर ये हो गया, दूसरा ये हो गया। और ऑक्सीजन और फ्लोरीन, हमेशा इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को आप एक्सियल पोजीशन पर रखेंगे, ऊपर और नीचे, और डबल बॉन्ड O को आप यहाँ पर लगा देंगे। तो इस टाइप के शेप को हम बोलते हैं टी शेप। क्या बोलते हैं, टी शेप। तो बाकी एक्सप्लेनेशन नीचे लिख रखा है इसमें। XeOF2, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द एटम Xe इन द कंपाउंड, द नंबर ऑफ लोन पेयर इज 2 एंड हाइब्रिडाइजेशन sp3dr है। और इसका स्ट्रक्चर भी आप देख सकते हैं, ये कैसा आ रहा है, Xe। ठीक है, और 2 हमने लोन पेयर को प्लेन में रख रखा है। ठीक है, और डबल बॉन्ड को भी आप प्लेन में ही रखेंगे ऑक्सीजन के साथ, और इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम को हमेशा एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं। इसको हम बेंट्स रूल भी कहते हैं। जब हम क्या करते हैं, हमेशा क्या करते हैं, जो हमारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होते हैं उनको हम एक्सियल पोजीशन पर रखते हैं, ताकि जो हमारा ट्राइगोनल बाईपिरामिडल ज्योमेट्री होती है उसमें रिपल्सन कम होता है उस केस में। और हमेशा आप लोन पेयर को कहाँ पर रखना चाहते हैं, प्लेन में ही रखना चाहते हैं, क्योंकि प्लेन में 120 डिग्री का एंगल होता है और लोन पेयर सबसे ज़्यादा रिपल्सन फेस करते हैं। इस वजह से हम इसको, कम रिपल्सन हो इस वजह से हम इसको कहाँ पर रखते हैं, प्लेन में। ठीक है, तो ये हमारा लेक्चरर में आए हुए क्वेश्चन हैं। अगला क्वेश्चन है, द एंगल बिटवीन कोवलेंट बॉन्ड इन मैक्सिमम फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स। ये हमें 4 कंपाउंड दे रखे हैं, ये भी सेम हमें VSEPR थ्योरी का क्वेश्चन दे रखा है। इसमें हम बताना है कि किस कंपाउंड में सबसे ज़्यादा क्या होगा, बॉन्ड एंगल रहेगा। तो आपको इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकालना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता है तो बताना, मैं बता दूंगा। अब मेरे चैनल पर वीडियो अपलोड है हाइब्रिडाइजेशन निकालने के लिए। आप वैसे CH4 देखेंगे तो आपने स्ट्रक्चर भी कई बार बनाया होगा। CH4 ये होता है इसका स्ट्रक्चर, इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसका जो शेप होता है वो टेट्राहेड्रल होता है।
और जब भी टेट्राहेड्रल हो, कोई भी यहाँ पर लोन पेयर ना हो, तो उस टाइम जो बॉन्ड एंगल रहता है वो क्या रहता है 109.5 डिग्री, ठीक है 109.5 डिग्री। दूसरा BF3 है। BF3 आप देखेंगे तो बोरान, फ्लोरीन, फ्लोरीन और फ्लोरीन, तो यहाँ पर जो बोरान का हाइब्रिडाइजेशन होता है वो sp2 होता है, और यहाँ पर बॉन्ड एंगल जो आता है वो कितना आता है 120 डिग्री का आता है। PF3 अगर आप देखेंगे तो फॉस्फोरस पे एक लोन पेयर रहता है, और जैसे NH3 का स्ट्रक्चर होता है वैसे PF3 का भी होता है, और 3 फ्लोरीन ऐसे लगे रहते हैं ऐसे, ठीक है। और अमोनिया का अगर आप देखेंगे तो NH3 है, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हाइड्रोजन और हाइड्रोजन। देखिए इन दोनों ही केसेस में अगर आप हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे तो यहाँ पर भी sp3 है, क्योंकि 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और एक लोन पेयर है, और यहाँ पर भी sp3 है। लेकिन क्योंकि जो हमारा CH4 था उस केस में सारे बॉन्ड जो है कोवलेंट बॉन्ड थे या सिग्मा बॉन्ड थे, तो इस वजह से यहाँ पर रिपल्सन इतना ज़्यादा नहीं होता है। लेकिन जैसे हमारा लोन पेयर बढ़ते हैं तो रिपल्सन ज़्यादा बढ़ जाता है, तो ये रिपल्सन लोन पेयर क्या करता है सिग्मा बॉन्ड पे लगाता है, तो सिग्मा बॉन्ड होने की वजह से ये जो है ये क्या हो जाता है, इन पे जो बॉन्ड एंगल होता है वो कम हो जाता है। चाहे आप अमोनिया के केस में देखें चाहे PF3 के केस में देखें, 109.5 डिग्री से ये कम ही आएगा, ठीक है। लेकिन अगर आप देखें अमोनिया के केस में, क्योंकि ये इलेक्ट्रोनिगेटिविटी नाइट्रोजन की ज़्यादा है, तो ये क्या करेगा सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचे रहता है, जिस वजह से इन पर रिपल्सन ज़्यादा होता है और बॉन्ड एंगल बढ़ जाता है। तो ये लगभग आपका इसमें बॉन्ड एंगल आपको थोड़ा सा इससे कम मिलेगा, किससे CH4 से कम मिलेगा, और ये लगभग रहता है कितना 107 के आसपास, 107.5 डिग्री के आसपास। और अगर फॉस्फोरस में देखेंगे तो फॉस्फोरस की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है, तो यहाँ पर सिग्मा बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थोड़ा दूर रहते हैं, तो रिपल्सन इन पर कम होता है, तो इसका जो बॉन्ड एंगल रहता है वो कितना रहता है 96.3 डिग्री के आसपास। ये कितना रहता है 96.3 डिग्री के आसपास। तो यहाँ पर दोनों केसेस में PF3 हो या NH3 हो, दोनों के केसेस में क्या है ये हमारा सेंट्रल एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी जैसे जैसे बढ़ती है तो लोन पेयर और जो हमारा बॉन्ड एंगल है वो बढ़ जाता है, ये आप ध्यान में रखेंगे। तो यहाँ पर अगर आप ऑर्डर देखेंगे, वैसे तो अगर आप क्वेश्चन पूछ रखा है सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल किस में होगा तो वो BF3 में होगा, लेकिन अगर आप ऑर्डर अरेंज करेंगे तो सबसे ज़्यादा बॉन्ड एंगल हमारे पास BF3 में है, उससे कम किस में है, उससे कम हमारा CH4 में है, उससे कम है NH3 में, और सबसे कम किस में है PF3 में, ठीक है। ये हमारा ऑर्डर रहेगा। तो ये हो गया B ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, आउट ऑफ द फॉलोइंग विच मॉलिक्यूल है द लार्जेस्ट डाइपोल मोमेंट। ये हमारा डाइपोल मोमेंट का क्वेश्चन आ रखा है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होता है, एक हमारा बोल सकते हो कि डायरेक्शन पर डिपेंडेंट प्रॉपर्टी है, ठीक है, और वेक्टर क्वांटिटी उसको हम बोलते हैं, ठीक है। तो और यहाँ पर जब भी आप डाइपोल को दर्शाते हैं, तो जैसे हमारा कोई भी डाइपोल आपको दिखाना है, जैसे HF है, तो जिस साइड को इलेक्ट्रॉन ज़्यादा होते हैं उसी साइड को हम दिखाते हैं। जैसे अगर हाइड्रोजन और फ्लोरीन में, क्योंकि फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी ज़्यादा है, तो उसी साइड को हम इसका तीर का चिन्ह उसी साइड को दिखाते हैं, या जहाँ पर लोन पेयर रहते हैं उस साइड को हम इसका चिन्ह बनाते हैं, किसका डाइपोल का। तो किस में सबसे ज़्यादा होगा, वेक्टर क्वांटिटी होती है डाइपोल, तो इसका मतलब क्या होता है सेम डायरेक्शन में अगर होंगे 2-3 डाइपोल तो आपस में क्या हो जाते हैं ऐड हो जाते हैं, और अगर अपोजिट डायरेक्शन में ये कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर से अगर हम देखें तो सेम डायरेक्शन में अगर 2-3 डाइपोल ऐड हो रहे होंगे तो वहाँ पर ज़्यादा डाइपोल आएगा। अब ये जो है डिपेंड करता है कि स्ट्रक्चर कैसा है। तो अमोनिया का स्ट्रक्चर आप बनाएंगे तो अमोनिया N यहाँ पर रहता है और 3 इस पर एक लोन पेयर रहता है, 3 हाइड्रोजन आइटम ऐसे रहते हैं। दूसरा H2 अगर आप देखेंगे तो H2O में ऑक्सीजन यहाँ पर है और इस पर 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहते हैं ऐसे। तीसरा अगर आप SO3 को देखेंगे तो SO3 में आप देखेंगे तो S डबल बॉन्ड O, एक कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे रहता है, एक ऐसे रहता है, यानी ये कैसा रहता है, इसका भी एक प्लेनर टाइप का स्ट्रक्चर रहता है SO3 का, ठीक है। इसके अलावा अगर आप देखेंगे HI का, तो HI आप 2 ही एटम है तो ये लीनियर ही रहेगा। तो अब यहाँ पर से आप देखेंगे कि यहाँ पर जैसे भी जब भी आपके सिमेट्रिक स्ट्रक्चर्स जनरली जितने ज़्यादा होते हैं उतना ही उनका डाइपोल कम आता है, क्योंकि अगर आप SO3 को देखेंगे तो एक डाइपोल अगर यहाँ को ऑक्सीजन ने जनरेट किया तो एक इसने यहाँ की अपोजिट डायरेक्शन में और एक इसने यहाँ की ओर, तो ये दोनों जो
ये ऑक्सीजन, ये वाला ऑक्सीजन और ये वाला ऑक्सीजन जो डायपोल जनरेट कर रहा है, ये दोनों एक डायरेक्शन में आकर के बीच में बन के ऐड हो जाता है, और ये आपस में क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाते हैं। तो यहाँ पर डायपोल लगभग 0 के आसपास आएगा, ठीक है, SO3 में। अगर HI में देखेंगे तो यहाँ पर भी कुछ ना कुछ वैल्यू आएगी, लेकिन क्योंकि आयोडीन इतने ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो बहुत ज़्यादा डायपोल यहाँ पर नहीं आएगा। अब बचा अमोनिया और H2O, तो ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है तो ये अपनी तरफ यहाँ पर ज़्यादा इलेक्ट्रॉनों को खींचेगा, तो ये डायपोल मोमेंट यहाँ पर ज़्यादा जनरेट होगा। और इसमें दो लोन पेयर हैं और ये भी ऊपर की तरफ हैं, तो ये भी अपना डायपोल जनरेट करेंगे। तो सभी डायपोल एक डायरेक्शन में, तो एक मैक्सिमम डायपोल जनरेट यहाँ पर करेंगे फाइनली। तो इस वजह से यहाँ पर डायपोल की बहुत ज़्यादा वैल्यू आएगी। अमोनिया के केस में अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी उतनी ज़्यादा नहीं है जितने ऑक्सीजन की है, तो ये भी हालांकि एक ही डायरेक्शन में तीनों डायपोल जनरेट हो रहे हैं और लोन पेयर भी ऊपर को ही है, तो इस वजह से यहाँ पर डायपोल तो आएगा, लेकिन सबसे ज़्यादा डायपोल जो आएगा वो H2O के केस में आएगा, क्योंकि दो लोन पेयर और ऑक्सीजन की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी होने की वजह से ये सबसे ज़्यादा डायपोल जनरेट करेगा। उससे कम अमोनिया की होगी, उससे कम होगी HI की, और सबसे कम होगी SO3 की। SO3 क्योंकि ये हमारा ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर था, इस वजह से जो ऑक्सीजन इस डायरेक्शन में जो डायपोल जनरेट कर रहा है उतना ही अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल हो जा रहा है, इस वजह से यहाँ पर 0 आएगी डायपोल मोमेंट की वैल्यू, ठीक है। इनकी वैल्यूज भी आप मतलब याद नहीं करने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको जनरली आपको आइडिया ही लगना चाहिए कि H2O सबसे ज़्यादा है, क्योंकि ऑक्सीजन ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव है, तो जितने ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होगा उतना ज़्यादा डायपोल जनरेट करता है। लेकिन सभी डायपोल एक डायरेक्शन में होने चाहिए, अपोजिट में होंगे तो कैंसिल हो जाएंगे। अगला सेम इसी टाइप का क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट ऑर्डर ऑफ डायपोल मोमेंट। तो इसमें सही ऑर्डर क्या है डायपोल मोमेंट का। सेम अभी हमने स्ट्रक्चर बनाए थे, सेम वही देखना है। तो NH3 का स्ट्रक्चर अभी हमको पता है, NH3, ठीक है। BF3 का स्ट्रक्चर भी आपको पता होना चाहिए, BFFF, ठीक है। NH3 का पिरामिडल होता है, ठीक है, और BF3 का ट्राइगोनल प्लेनर होता है। अभी हमने देखा था कि जैसे SO3 में 0 आ रहा था, एज इट लाइक टू SO3, जो हमारा BF3 है वहाँ पर भी क्या होगा, एक डायपोल ये है, एक ये वाला होगा, एक ये वाला होगा, तो ये दोनों एक डायरेक्शन में है, तो फाइनल रिजल्टेंट यहाँ पर मिलेंगे, और ये वाला डायपोल और ये वाला डायपोल एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो BF3 के केस में रिजल्टेंट डायपोल 0 आ जाएगा। अगर आप बात करेंगे NF3 की, यहाँ पर बना लेते हैं NF3, NF और F, तो यहाँ पर और लोन पेयर एक इस पर रहेगा। तो NH3 और NF3 में अगर देखेंगे तो दोनों सेम टाइप के स्ट्रक्चर हैं, लेकिन NF3 में क्या है, ये जो है डायपोल फ्लोरीन की तरफ बनेगा, ठीक है, तीनों डायपोल फ्लोरीन की तरफ बनेंगे, तो इनका एक रिजल्टेंट जो आएगा इनके बीचों बीच में वो नीचे की तरफ आएगा, जबकि लोन पेयर ऊपर की तरफ है। तो ये ऊपर और नीचे वाले जो डायपोल हो रहे हैं वो एक दूसरे को कैंसिल करेंगे, तो यहाँ पर जो हमारा रिजल्टेंट डायपोल आएगा वो क्या आएगा, एक दूसरे को क्या करेंगे, कैंसिल करेंगे। हालांकि एग्जैक्टली 0 नहीं आएगा, लेकिन ये लगभग हमारा 0 के समथिंग में आएगा, ठीक है, 0 पॉइंट समथिंग आएगा, ठीक है, लगभग आप मान सकते हैं 0.13 ऐसे कुछ आएगा। और NH3 के केस में क्योंकि सभी एक डायरेक्शन में डायपोल हैं, ये वाले भी, और लोन पेयर भी उसी डायरेक्शन में है, तो यहाँ पर डायपोल अच्छा खासा आएगा। लगभग ये डायपोल हमारा लगभग NH3 के केस में आता है 1.47 के आसपास, 1.47 के आसपास आता है, और BF3 के केस में तो आपको पता चल गया 0। अब बचा H2O। H2O हमको पता है V शेप या एंगुलर शेप का रहता है, ऐसा रहता है। और अभी हमने ये भी देखा था कि यहाँ पर ऑक्सीजन की तरफ डायपोल बनेंगे 2 और 2 लोन पेयर वाले बनेंगे, तो रिजल्टेंट डायपोल बहुत ज़्यादा आएंगे यहाँ पर से, और ये सबसे ज़्यादा डायपोल यहाँ पर जनरेट होगा, लगभग 1.84 डायोप्टर जो है इसका क्या आएगा, तो 1.84 इसकी क्या आएगा, डायपोल मोमेंट लगभग आएगा। तो अगर हम ऑर्डर देखें तो सबसे ज़्यादा डायपोल यहाँ पर जनरेट हो रहा है H2O के केस में। अब NF3 और NH3 के केस में आप देखेंगे तो NF3 हालांकि इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम है, लेकिन अपोजिट डायरेक्शन में डायपोल बन रहे हैं, इस वजह से इसका डायपोल मोमेंट NH3 से कम होगा, तो NH3 उससे कम होगा, NF3 उससे कम होगा, और BF3 क्योंकि सिमेट्रिक टाइप का स्ट्रक्चर है और हमारा प्लेनर स्ट्रक्चर है, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं, डायपोल सेम टाइप के बन रहे हैं, इस वजह से अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होने की वजह से ये हमारा ऑर्डर आएगा। तो ये हमारा B ऑप्शन इसका सही हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई एग्जाम्स में पूछा गया है, ठीक है। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं।
अगला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन इज Z इक्वल टू 7। तो अगर आप देखेंगे तो इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो Z हमारा 7 है, यानी एटॉमिक नंबर अगर 7 है तो यहाँ पर आप इसको नाइट्रोजन भी मान सकते हैं, ठीक है। इसका कॉन्फ़िगरेशन अगर आप लिखेंगे तो 1s2 2s2 और 2p3। तो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन बताने तो आप इसको फिल करके देखेंगे तो 1s में 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में होंगे, 2s में भी एक ही ऑर्बिटल है और 2 इलेक्ट्रॉन अपोजिट डायरेक्शन में, 2p में क्या होंगे 3 इलेक्ट्रॉन है। और पहले हम क्या करते हैं, एक ही डायरेक्शन में स्पिन वाले इलेक्ट्रॉन बनाते हैं 3, फिर पेयरिंग होती है। तो क्योंकि 3 इलेक्ट्रॉन है तो इस वजह से यहाँ पर क्या होगा 3 हमारे क्या मिलेंगे, यहाँ पर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन मिलेंगे, कोई भी पेयर्ड नहीं होगा p ऑर्बिटल के अंदर। तो C ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड इज नॉट फॉर्म्ड बाय जीनोन। इनमें से कौन सा कंपाउंड जीनोन द्वारा नहीं बनाया जा सकता है। एक चीज़ आप ध्यान रखेंगे हमेशा, जीनोन जो होता है इनर्ट गैसेस होते हैं, और फर्स्टली हम इनर्ट गैसेस जितने भी होती थी अब इसके कंपाउंड नोन नहीं थे, लेकिन बाद में इसके कुछ कंपाउंड खोजे गए और जो भी इसके कंपाउंड बनते हैं वो हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ बनते हैं, हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम या एलिमेंट के साथ बनते हैं। यानी 2 हमारे सबसे ज़्यादा हाईली इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं, ऑक्सीजन और फ्लोरीन। तो जितने भी कंपाउंड बनेंगे या तो फ्लोरीन के साथ बनते हैं या फिर ऑक्सीजन के साथ बनते हैं, ये एलिमेंट होना ज़रूरी है। तो यहाँ पर XeF4 फ्लोरीन है तो ये भी बन सकता है, XeO3 ये भी बन सकता है, XeOF4 ये भी बन सकता है, लेकिन XeI2 में आयोडीन है तो ये नहीं बन सकता, क्योंकि जो हमारे इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम होते हैं उन्हीं में कैपेसिटी होती है एक्साइट द इलेक्ट्रॉन ऑफ जीनोन। जीनोन के इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करने की एबिलिटी केवल इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम में ही होती है, क्योंकि ये इनर्ट गैसेस होती हैं, जनरली कंपाउंड फॉर्म नहीं करना चाहती, लेकिन क्या होगा जब भी इलेक्ट्रोनिगेटिव एटम फ्लोरीन और ऑक्सीजन आएंगे तो इलेक्ट्रॉनों को एक्साइट कर सकते हैं। तो यही सेम चीज़ नीचे लिख रखी है, XeI2 कैन नेवर बिकम ए जीनोन कंपाउंड बिकॉज आयोडीन low electronegative element, whereas xenon react directly with fluorine and oxygen because fluorine and oxygen are very high electronegative element। तो ये हमारे हाई इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट के साथ ही जीनोन कंपाउंड बनाता है, और इनर्ट गैसेस में जनरली जीनोन ही कंपाउंड बनाता है और कोई नहीं बनाता। तो यहाँ पर XeF4 XeO3 XeOF4 XeF2 XeF6 XeO2 और XeOF2 ये सब हमारे जीनोन के कंपाउंड्स है। अगला क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन VSEPR थ्योरी विच ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड है स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर। आप इन सभी का हाइब्रिडाइजेशन निकाल के चेक कर लेना, ठीक है। तो XeF4 जो होता है वो स्क्वायर प्लेनर स्ट्रक्चर बनाता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन आता है sp3d2। तो कुछ ऐसा स्ट्रक्चर बनता है XeF F F और F, और एक लोन पेयर ऊपर रहता है, एक लोन पेयर यहाँ नीचे रहता है। तो इस टाइप का स्ट्रक्चर बनता है। अगर आपको नहीं आएगा तो बताना, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन है, तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन आपको VSEPR थ्योरी के अकॉर्डिंग बन जाएंगे, ठीक है। तो ये लिख रखा है, ठीक है, लोन पेयर और वो निकालना आपको आना चाहिए, तो आप इसका स्ट्रक्चर बना लेंगे। अगला क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जैसे आपने देखा था B2S6 में हमें इस टाइप का स्ट्रक्चर मिल रहा था, BHHH, और यहाँ पर एक हाइड्रोजन ऐसे था और इसका एक हाइड्रोजन ऐसे था, और यहाँ पर जो बॉन्ड बन रहा था एक बोरॉन इसके साथ ऐसे जुड़ जा रहा था, एक यहाँ से जुड़ जा रहा था। तो ये 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बन रहे थे, जिसको हम बनाना बॉन्ड भी कहते हैं। लेकिन बोरॉन के नीचे एल्यूमिनियम होता है, वो भी लगभग इसी टाइप का बॉन्ड बनाता है, लेकिन वहाँ पर बनाना बॉन्ड या 3 सेंटर 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड नहीं बनता है, वहाँ पर बनता है कौन सा, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड, कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रखा है एल्यूमिनियम क्लोराइड एनहाइड्रस फॉर्म में कैसा स्ट्रक्चर बनाता है। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड भी डायमरिक फॉर्म में पाया जाता है, यानी Al2Cl6 के फॉर्म में ये पाया जाता है। जैसे B2S6 था, ऐसे एल्यूमिनियम Al2Cl6 के फॉर्म में पाया जाता है। लेकिन यहाँ पर हम कह रहे हैं कि कोऑर्डिनेट कोवलेंट बॉन्ड बनता है, तो वो कैसा बनता है वो समझना। जैसे यहाँ पर एल्यूमिनियम है, एक क्लोरीन, दूसरा क्लोरीन, ठीक है, तीसरा क्लोरीन इसमें भी ऐसे रहता है। सेम दूसरा यूनिट होगा AlCl, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द वैल्यू ऑफ बॉन्ड ऑर्डर इन He2+। तो He2+ के लिए आप जो है आपको MOT डायग्राम यहाँ पर आना चाहिए। जब भी आप डायटोमिक मॉलिक्यूल का MOT डायग्राम बनाते हैं तो यहाँ पर पहले 1s, अगर आप हीलियम को देखेंगे तो हीलियम का एक हीलियम यह है, एक हीलियम यह है। तो एक हीलियम सिंपल फॉर्म में एक पे प्लस चार्ज होगा,
तो हीलियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, हाइड्रोजन हीलियम 2 होता है, तो यानी ये 1s2 होगा, और ये एक ही एटम होगा तो यहाँ पर एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो 1s1। तो इसमें एक ये वाला ऑर्बिटल और ये वाला ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड हो जाएंगे। तो जब भी ऑर्बिटल्स कंबाइंड होते हैं तो एक क्या बनता है, सिग्मा बॉन्डिंग ऑर्बिटल, और एक बनता है सिग्मा एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल। तो यहाँ पर से अगर आप बनाएंगे तो देखेंगे तो एक 1s2 ऑर्बिटल ये है, दूसरा 1s2 ऑर्बिटल ये है, तो एक सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो जब इनमें इलेक्ट्रॉन भरेंगे तो पहले नीचे वाले ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन, सॉरी इसमें एक इलेक्ट्रॉन है 1s1, तो एक ऊपर में एक इलेक्ट्रॉन। तो जब भी आप बॉन्ड ऑर्डर निकालते हैं, बॉन्ड ऑर्डर इक्वल टू होता है नंबर ऑफ बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन माइनस नंबर ऑफ एंटी बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2। तो बॉन्डिंग में 2 इलेक्ट्रॉन और एंटी बॉन्डिंग में 1 इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाई 2 हो जाएगा, यानी बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा कितना 1/2, हाँ ठीक है 1/2 यानी 0.5। तो सी ऑप्शन हमारा सही होगा, 1/2 बॉन्ड ऑर्डर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायटोमिक मॉलिक्यूल स्पीसीज हैज ओनली पाई बॉन्ड अकॉर्डिंग टू मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी। तो यहाँ पर जो हमारा C2 होता है वहाँ पर केवल क्या पाए जाते हैं, पाई बॉन्ड्स केवल पाए जाते हैं। ठीक है, देखिए जब भी आप MOT बनाते हैं तो आपके पास डायग्राम इसका पता होना चाहिए। तो उसके लिए आप क्या करते हैं, सबसे पहले 1s और 1s ऑर्बिटल आपस में कंबाइंड होते हैं, तो एक सिग्मा बॉन्डिंग बनेगा यहाँ से, ठीक है, और एक सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। दूसरा 2s और 2s ऑर्बिटल्स आपस में कंबाइंड होंगे, तो इनसे भी क्या बनेगा, एक सिग्मा बॉन्डिंग और दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग बनेगा। तो यहाँ पर सिग्मा 1s, इसको सिग्मा स्टार 1s लिखते हैं, इसको सिग्मा 2s, इसको सिग्मा स्टार 2s। अब लेकिन जब p ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, 2p ऑर्बिटल, ये भी 2p, दूसरे का 2p ऑर्बिटल, दूसरे जो हमारा एलिमेंट है उसका, जैसे N2 में एक नाइट्रोजन इस साइड लिखेंगे, एक नाइट्रोजन इस साइड। तो इसमें क्या होता है, यहाँ पर हमारा 2 टाइप के ऑर्बिटल्स यहाँ से मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल बनते हैं, एक सिग्मा और एक पाई। तो यहाँ पर अगर 14 या 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, 14 से कम इलेक्ट्रॉन होते हैं, अगर जैसे N2 है, N2 के केस में टोटल इलेक्ट्रॉन 14 होंगे, तो उस टाइम क्या करेंगे आप, पहले 2 ऑर्बिटल बनाते हैं। ठीक है, यहाँ पर पहले 2 ऑर्बिटल बनेंगे, फिर उसके बाद एक ऑर्बिटल बनेगा, यानी जो 2 ऑर्बिटल बनते हैं वो पाई ऑर्बिटल बनते हैं, ऊपर वाला सिग्मा बनता है। तो यहाँ पर पाई ऑर्बिटल पहले बनेंगे और ऊपर सिग्मा बनेगा। और ऊपर अगर आप एंटी बॉन्डिंग बनाएंगे इसके, तो आपको पहले 2 और एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल बनेंगे, फिर एक ऑर्बिटल बनता है। ठीक है, तो ऐसे हमारा डायग्राम रहता है इसका। तो अगर आप इसमें से देखेंगे तो C2 के केस में अगर आप बनाएंगे इसको, तो C2 के केस में अगर आप देखेंगे तो कार्बन, इस पर अगर आप देखेंगे तो एक कार्बन और दूसरा कार्बन, तो पहले वाले कार्बन का कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2, 2s2 और 2p2। दूसरे का भी क्या रहेगा 1s2, 2s2 और 2p2, क्योंकि इसमें 6 ही इलेक्ट्रॉन है दोनों के केस में। तो अब आप इसको अगर बनाएंगे तो यहाँ पर एक बार बना के देखते हैं। तो 1s2 और यहाँ पर 1s2, तो इसमें से आप इसको भरेंगे तो एक सिग्मा बॉन्डिंग, दूसरा सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ और 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ। तो जब भी सिग्मा बॉन्डिंग और एंटी बॉन्डिंग में इलेक्ट्रॉन बराबर होते हैं तो बॉन्ड ऑर्डर 0 आता है। तो 2s2 यहाँ भी है, 2s2 यहाँ पर भी है, तो यहाँ पर भी नीचे 2 इलेक्ट्रॉन भरेंगे और ऊपर 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर भी भरेंगे, तो यहाँ पर भी इससे भी बॉन्ड ऑर्डर 0 हो जाएगा। लेकिन अब जब आप देखेंगे 2p2 और 2p2 इनको आप मिक्स करेंगे, तो आप देखेंगे तो यहाँ पर आपको इस टाइप का डायग्राम मिल रहा है नीचे, पहले 2 ऑर्बिटल, फिर एक ऑर्बिटल, फिर 2 ऑर्बिटल और फिर एक ऑर्बिटल। क्योंकि यहाँ पर C2 के केस में आप देखेंगे तो इलेक्ट्रॉन 12 ही टोटल इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो ये वाला डायग्राम ही बनेगा इसमें। तो यहाँ पर आप देखेंगे कितने इलेक्ट्रॉन है, 4 इलेक्ट्रॉन टोटल है, तो 1, 2, 3 और 4, और सभी पाई बॉन्डिंग मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल में जा रहे हैं। तो इसका अगर बॉन्ड ऑर्डर निकालेंगे तो एंटी बॉन्डिंग में 0 इलेक्ट्रॉन है और बॉन्डिंग में 4 है, तो बॉन्ड ऑर्डर आप निकालेंगे तो सिग्मा बॉन्डिंग माइनस सिग्मा एंटी बॉन्डिंग डिवाइड बाई 2 करेंगे, तो बॉन्डिंग में 4 इलेक्ट्रॉन है और एंटी बॉन्डिंग में 0 है, डिवाइड बाई 2, तो इसका 2 बॉन्ड ऑर्डर आ जाएगा। दोनों पाई ऑर्बिटल हैं, तो इस वजह से यहाँ पर दोनों के दोनों पाई बॉन्ड यहाँ पर पाए जाएंगे। आगे क्वेश्चन है विच ऑफ फॉलोइंग इज पैरामैग्नेटिक। इसमें से O2 जो होता है वो पैरामैग्नेटिक नेचर का होता है, इसको भी आप MOT की सहायता से बना सकते हैं। अगला क्वेश्चन है विच कंसिडर द फॉलोइंग स्पीसीज CN+, CN- NO एंड CN
विच ऑफ दीज विल हैव हाइस्ट बॉन्ड ऑर्डर। तो इसको भी अभी मैंने आपको जो ट्रिक बताई थी शॉर्टकट, जहाँ पर हमने टोटल इलेक्ट्रॉन काउंट देखा था और बॉन्ड ऑर्डर, तो उससे निकाल सकते हैं। अब देखेंगे Cn में 6 इलेक्ट्रॉन है और N नाइट्रोजन पर 7 होंगे, लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन कम हो जाएगा क्योंकि प्लस चार्ज है, तो इस पर टोटल 12 इलेक्ट्रॉन आएंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन होने पर बॉन्ड ऑर्डर अभी आपने देखा था कितना आ रहा था, 2 बॉन्ड ऑर्डर आ रहा था। इसलिए Cn नेगेटिव का भी निकालेंगे, सभी का निकाल के चेक करेंगे। तो इसमें आप देखेंगे कि किसका बॉन्ड ऑर्डर सबसे ज़्यादा आ रहा है, ठीक है। तो इसको भी आप कमेंट सेक्शन में इसका आंसर बताएंगे कि कितना आ रहा है किसमें, ठीक है। आई होप शायद Cn+ का ज़्यादा होना चाहिए, एक बार देख लेना, ठीक है। अगला क्वेश्चन है इन द स्ट्रक्चर ClF3 द नंबर ऑफ लोन पेयर्स ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द सेंट्रल एटम Cl। तो ClF3 में आप हाइब्रिडेशन निकालेंगे, तो इसका हाइब्रिडेशन आएगा, क्योंकि क्लोरीन है, क्लोरीन पे 7 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, 1 2 3 4 5 6 और 7, और 3 फ्लोरीन ने बॉन्ड बना रखे हैं, तो 1 2 3 बॉन्ड बन रखे हैं। तो यहाँ पर आ जाएगा 3 सिग्मा बॉन्ड पेयर और 2 क्या आएंगे लोन पेयर। इन दोनों को जोड़ेंगे तो sp3d हाइब्रिडेशन आएगा। और अगर आप इसका स्ट्रक्चर बनाएंगे तो लोन पेयर को हमेशा प्लेन में रखने की कोशिश करेंगे। तो ट्राइगोनल बाइपिरामिडल अगर ज्योमेट्री देखेंगे तो 1 2 3 4 और 5, तो 2 लोन पेयर आपके प्लेन में हो जाएंगे, 1 और ये 2, और तीनों फ्लोरीन 2 एक्सियल पोजीशन पर लगेंगे, 1 ऐसे लग जाएगा। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितने रहेंगे, तो 2 लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन रहेंगे और ये टी शेप का आएगा, ठीक है। तो इतने ही क्वेश्चन हम इस वीडियो में करते हैं। आई होप आपको समझ में आएंगी चीज़ें। अगर कहीं पर भी आपको कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आप नेक्स्ट वीडियो में।